Hello everyone, I hope you all are safe and sound. My name is Nida and I welcome you to my channel with a very big heart. So this is the second chapter named Sectors of Indian Economy. In this video you will get to know about sectors of Indian economy. So basically इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी सेक्टर को बेसिकली हम एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं. प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का यूज़ करके उससे नेचुरल प्रोडक्ट्स या गुड्स क्रिएट की जाती हैं. फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, हम सीड्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र ऑब्वियसली नेचुरल नहीं है, वो बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, और पेस्टिसाइज़र का भी यूज़ करते हैं. और जो इससे आउटपुट मिलता है यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि क्रॉप्स, ग्रेन्स मिलते हैं हमें, तो ये नेचुरल गुड्स हुए. तो इन सबको एग्रीकल्चरल सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में डाला जाता है. नाउ सेकेंडरी सेक्टर, इसमें जनरली हम मैन्युफैक्चरिंग को डालते हैं. जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और फाइनल गुड्स तैयार होते हैं, गुड्स यानी कि एक बिस्किट का पैकेट आता है हमारे पास डायरेक्टली, तो वो हुआ फाइनल गुड्स. सेकेंडरी सेक्टर को जनरली हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. थर्ड वन टर्शरी सेक्टर, इसमें जितने भी ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जो लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो क्या सर्विस दे रहे हैं हमें, वो जैसे बीपी हो गया, आईपी हो गया, टेक्नोलॉजी, टूरिज़्म, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये आता है टर्शरी सेक्टर में. इस सेक्टर को हम जनरली सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. नाउ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives the production within a country during a particular year. यानी कि जो हमने तीन सेक्टर्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल में. फाइनल गुड्स वही, जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट आता है हमारे पास, तो वो ग्रेन से बना है, पर उसको हम गुड्स में कंसीडर नहीं करेंगे. गुड्स हमारा रहेगा बिस्किट. फाइनली बिस्किट का पैकेट मिलेगा वो हमारा गुड्स रहेगा. हम जिस फॉर्म में कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि सर्विसेज हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हुए एक साल में हर एक सेक्टर में, उसको ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा उस साल का जीडीपी. और ये प्रोड्यूस होना चाहिए डोमेस्टिकली यानी इंडिया के टेरिटरी के अंदर ही. नाउ हिस्टोरिकल चेंजेस. सर्विस सेक्टर, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करता है. नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर से ही आता है और सबसे कम आता है प्राइमरी सेक्टर से. और पैराडॉक्स ये है कि सबसे ज़्यादा इनकम तो सर्विस सेक्टर से आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से है. 60% लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, और जीडीपी सबसे कम प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर सेक्टर. अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सपोज एक खेत है जिसमें ये कांस्टेंट है कि यहाँ पर 100 केजी अनाज उग जाएगा. अब वहाँ चाहे 10 लोग काम कर रहे हो या 5, पर हमने 100 केजी ही ग्रेन्स मिलना है. अब क्या होता है कि 5 लोग एक्स्ट्रा हैं, उनकी वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जो इनकम मिलेगी 10 लोगों में डिवाइड की जाएगी तो सब में कम पड़ेगी. तो जो 5 लोग एक्स्ट्रा हैं वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो इसी को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, तो गांव में एक स्कीम आया था 2005 में, मनरेगा. इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ओके, इसमें क्या होता है कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड कराना ही है गांव में. 100 दिनों के लिए सबको काम दिया जाएगा. तो ये राइट टू वर्क एक्ट के अंदर आता है. ओके, अब इसके अंदर स्कीम क्या थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कि 15-20 गाँव की औरतें मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, और जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो पूल करती हैं. ओके, सपोज दैट 10 लोग हैं, सब ने 1000 रुपीज़ दिए, तो क्या हुआ कि 10,000 रुपीज़ हो गए. अब अगर किसी भी ग्रुप मेंबर को लोन लेना है तो वो यहाँ से ले सकता है. तो ये कंसेप्ट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट क्रिएट करेगा. ओके, अब ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, अश्योर्ड वर्क. इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कांता का, जो कि वर्किंग वुमेन है, एक ऑफिस में एम्प्लॉय है. उसका वर्किंग आवर है 9:30 AM टू 5:30 PM, और उसका सैलरी रेगुलर रहता है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है और डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं. तो ये सब हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर में. अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर,
इसमें कमल का एग्जाम्पल दिया गया है। कमल डेली लेबरर है, ग्रॉसरी शॉप में काम करता है। वो 7:30 AM to 8 PM काम करता है। उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, उसकी सैलरी भी फिक्स नहीं है, ना कोई अलाउंसेस, ना कोई प्रोविडेंट फंड। तो ये सब आ जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली पब्लिक सेक्टर होते हैं वो जिनमें गवर्नमेंट का शेयर सबसे ज़्यादा होता है, यानी जो एसेट है वो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा होगा। ओके और जितने भी सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है। प्राइवेट सेक्टर इसका ओनरशिप प्राइवेट होता है। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन थे इंडिया के डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स के। So this was all about the sectors of Indian economy given in this chapter. Thank you for watching the video.